हमने 11 चैप्टर स्ट्रेटेजी कोर्स जो लॉन्च किया था उसमें हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसमें हमने 7 से 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आप बताए थे हमने। यदि आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 अमल, क्षार एवं लवण। ठीक है, ये जो है आपका 9 नंबर का ये चैप्टर है और परसेंटेज की बात करें तो 11.25%। ठीक है, इस चैप्टर से बन सकती है यदि आपने इसे रट लिया तो। ठीक है, 9 नंबर कोई छोटी बात नहीं है। विज्ञान के अंदर जो 11 चैप्टर हैं, जो इस 70 के लिए 11, उनमें सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर यही है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो इसका थोड़ा बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अमल, अमल आपको पता है कि कैसे पहचानोगे? अमल क्या होता है? स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा होता है। और क्षार क्या होता है? कड़वा होता है, मतलब टेस्ट के जरिए नहीं पहचाना जाए। और लवण क्या होता है? नमकीन का होता है, नमकीन की जैसा होता है। ठीक है, लवण। ठीक है, अब देखो, एक होता है लिटमस टेस्ट परीक्षण। लिटमस एक पत्थर आता है, लिटमस पत्थर जैसे हमारा पेपर होता है, ये जैसे आपका पेपर है, इस पेपर में ऐसा छोटा सा कटा हुआ एक छोटा सा पट्टी सी आती है पेपर की। ठीक है, लगभग इस मार्कर के ये वाला जो है इसकी जितना। ठीक है, ये यदि हम नीला लिटमस पत्थर लेंगे तो अमल अमल होगा तो वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ये कलरफुल आते हैं, नीले भी आते हैं, लाल भी आते हैं। ठीक है, तो यदि नीले लिटमस पत्थर को हम विलियन में देंगे और यदि वो लाल हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है? अमल है। और क्षार में इसका उल्टा होता है, यदि आप लाल लिटमस पत्थर को दे रहे हो तो नीला हो जाता है। अब आप पूछोगे कि सर हम यदि क्षार और नीला ही लिटमस पत्थर दे रहे हैं तो क्या होगा? तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और यदि वो अमल हुआ, आपका विलियन है, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो नीला हो जाएगा। और लवण, लवण में स्वाद से पता चल जाता है लवण होता है। ठीक है, और लवण ज्यादातर सफेद कलर का होता है 90% केसों के अंदर। तो ये था इनका बेसिक एक स्ट्रक्चर कि अमल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसका जैसे HCl है, या हम पहले अपने घर से स्टार्ट करें तो अमल, हमारी जो छाछ है वो अमल है, दही जो है अमल है। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि दही किस बैक्टीरिया के कारण जमता है। फिर आता है क्षार, NaOH जो है वो क्या? एक क्षार है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेसिक था हमने पढ़ा दिया। अब देखो, पहला क्वेश्चन है कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं। ठीक है, गंधीय सूचक से पहले हमें एक सूचक जो है इसे समझना होगा कि सूचक क्या होते हैं। सूचक उन तत्वों या उन पदार्थों को कहा जाता है जो किसी भी जो कार्य होने वाला है उससे पहले उसकी सूचना दे दे, तो उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ठीक है, अब गंधीय सूचक क्या होता है कि कोई भी जो सूचक है, जो गंधीय सूचक है, वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में मिलकर उनकी जो गंध है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम जैसी ही हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। अब मैंने कहा कि गंध उनकी मिल जाती है। अभी गंध क्या होती है? गंध का सीधा सा मीनिंग है जो हमारी नाक से हम सूंघते हैं किसी भी चीज को। जैसे घर में पकोड़े बन रहे होते हैं तो उन पकोड़ों की खुशबू हमें फटाफट आ जाती है, तो वो क्या है? गंध आ रही है उनकी। या हम इत्र लगाते हैं, उसकी क्या आती है? हमें गंध आती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वेरी 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 वेरी, जितने लगाने लगा लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया 2 से 3 बार बोर्ड के अंदर ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अमल प्लस क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये लवण प्लस जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यदि बोर्ड के अंदर आपसे उदासीनीकरण ना पूछ के ऐसे पूछ लिया जाए कि लवण बनने की अभिक्रिया लिखी है, हालांकि बहुत सारी होती है लवण बनने की अभिक्रिया, तो यदि आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया रटी है तो आप ये अभिक्रिया भी लिख के आ सकते हो कि अमल और क्षार को जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया।
फिर आपको ये परिभाषा लिख के नीचे ये वाला फॉर्मेट भी लिखना है। उसके बाद अब इसके क्या लिखने, एग्जाम्पल भी लिखना है आपको। अम्ल का जैसे कोई भी अम्ल ले लो, HCl। HCl अम्ल कहाँ पाया जाता है? HCl अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। फिर एक ले लेते हैं क्षार। क्षार अभी हमने देखा था NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम जब इनकी क्रिया करवाएंगे तो देखो यहां से जब हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे, हमने 9 क्लास में पढ़ा था कि ये होता है H+, ये होता है Cl-। ये यहाँ जैसे टूटेगा तो ये बनता है Na+ और ये बनता है OH-। अब देखो ये टूट गया तो ये वाला जो है इसके साथ क्रिया कर लेगा और ये बना लेगा, पहले इधर लवण है तो पहले लवण लिखते हैं, ये देखो NaCl+ और ये बन जाता है H2O, ठीक है। ये जो NaCl है ये होता है नमक, जिसको आप सब्जी में या रोटियों में डाल के खाते हो, और ये होता है जल, जिसको आप पीते हो, ठीक है। ये हो गया अम्ल, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह आप इसके अन्य उदाहरण भी लिख सकते हो। या आपसे परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को समझाइए, तो भी आपको यही लिखना है कि अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। यहाँ से 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट की उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए। एक आप यदि पूछे कि लवण कैसे बनता है उसकी अभिक्रिया लिखिए तो भी लिख सकते हो। और वहां पे आपसे पूछे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, उनकी अभिक्रिया लिखिए तो भी आप ये अभिक्रिया लिख सकते हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की डेफिनेशन लिखो। पीएच स्केल किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं पीएच स्केल से आपके पीएच स्केल किसे कहते हैं। जैसे 3 नंबर का इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में से पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। पीएच स्केल का चित्र बनाइए, ठीक है, और आपसे किसी भी एक तत्व की पूछ सकता है कि पीएच स्केल कितनी होती है, ठीक है। तो पीएच स्केल किसे कहते हैं। सबसे पहले पीएच स्केल जो विलियन होता है, ठीक है, जो विलियन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है। उस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल। अब आपसे पूछा जाए, मान लो कि 1 नंबर में आप में बोर्ड से पूछ ही ले कि पी और एच का मतलब क्या है, तो पी का मतलब होता है पुषांश। पी का मतलब होता है पुषांश, इंग्लिश के अंदर पोटेंस, पुषांश। अब और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। पीएच स्केल की परिभाषा क्या होती है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई, उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। और पी का मतलब क्या होता है, पुषांश, और एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगला प्रश्न है इसमें कि पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। ये वाला प्रश्न भी बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आप क्या करोगे, पहले इस तरह एक डिब्बा बनाओगे, ठीक है, इतना बड़ा, मतलब हमारी स्केल से थोड़ा ठीक ठाक। फिर इसके एक बीचों बीच एक लाइन खींच दोगे, ठीक है, देख लेना यहाँ से अंदाजन की इधर कितना है, या स्केल, रबड़, पेंसिल, फुट्टी सब कुछ लेकर जाना है। यहाँ पे आपको आंख मीच के साथ 0 लिखना है, यहाँ पे 7 लिखना है और यहाँ पे 14 लिख देना है, ठीक है, इतना ही काम है इसके अंदर। और इधर लिख देना है ऐसे तीर लगा के, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। और इधर तीर लगा के लिख देना है क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, ठीक है। ये हो गया आपका चित्र। और यहाँ पे एक इस तरह से, एक यहाँ पे इस तरह से डैश डैश लगाना है, इधर लिख देना है H+, इधर लिख देना है OH-, ठीक है। इसका मतलब कि आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि अम्ल क्या होता है। अम्ल जो हाइड्रोजन H+ आयन त्यागते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जिन्हें OH- त्यागते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो इधर H+ लिखेंगे, ये क्या होते हैं, अम्लीय, इधर क्या होते हैं, क्षारीय। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और सीखते हैं। ये क्या है, 0 से लेके 7 तक नहीं, 6.9 तक अम्लीय होता है। और यहाँ पे 7 पे क्या होता है, यहाँ पे लिखना है आपको, इस लाइन पे ऐसे एरो लगा के यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, उदासीन, ठीक है। यहाँ पे ना तो क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है।
और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण होता है आसूत जल। आसूत जल का पीएच जो होता है 7 होता है। अब ये आसूत जल क्या होता है, यदि आपने कई बार डॉक्टर को देखा हो तो वो एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक डब्बी में से एक पानी सा निकालता है और साथ में एक सूखी उसमें पाउडर फॉर्म में दवाई आती है। तो इंजेक्शन की सहायता से सबसे पहले वो उस जो वाटर जैसी हमें दिखता है उसमें पहले डाल के फिर घोल के फिर वापस सिरिंज में भर के फिर इंजेक्ट करता है शरीर में। तो जो आपने जो पानी देखा वो रियल में पानी होता है और एकदम प्योर पानी होता है। यदि उस पानी में आप जल के उसमें बिजली के तार भी रख दो तो उसके अंदर करंट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई आयन कोई फ्लोराइड कुछ भी उपस्थित नहीं होता, वो एकदम प्योर जल होता है। ठीक है, और वो हमारे शरीर के लिए रेगुलर पीने के लिए वो नुकसानदेह होता है क्योंकि उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उदासीन हो गया। अब 7.1 से लेके 14 तक ये होता है क्षारीय। ठीक है, ये है। अब आपसे कोई पूछे कि 7 पे क्या होता है, उदासीन। अब आपसे कोई पूछे कि पीएच स्केल के अंदर अम्ल का मान कितने से लेकर कितने होता है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट चित्र जाके क्या बोलोगे 0 से 7, जो कि गलत है। आप बोलोगे 0 से लेके 0 भी साथ में बोलना है, 0 से लेके 6.9 तक पीएच में अम्लीय मान होता है और 7.1 से लेकर 14 तक आपका क्षारीय मान होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल से संबंधित हमारे क्वेश्चन हो गए। पीएच स्केल किसे कहते हैं, उसका डायग्राम, पी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगला एक छोटी सी परिभाषा है, दो की तनुकरण किसे कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि तनुकरण किसे कहते हैं, लिखिए। ठीक है, तो आप उसमें लिखोगे कि जो जल होता है, जल का सूत्र होता है H2O। H2O में क्षारक मिलाने पर, कोई भी क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में, क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आती है, उसे क्या कहते हैं, तनुकरण। जल में क्षारक मिलाने पर तनु आयन में सांद्रता में प्रति इकाई आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है, कमी। जैसे क्या होता है तनुकरण का मतलब, जल में क्षारक मिलाने पर, यानी कोई भी क्षार यदि हम जल में मिलाते हैं तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन, यानी एक इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन में जितने आयतन, जो इकाई जितने आयतन में इकाई होता है, मतलब टोटल इकाई आयतन में जितना है आयतन, उसमें कमी आ जाती है और उसे क्या कहते हैं, तनुकरण। अब अगला 5वां प्रश्न है, ये भी एक छोटी सी परिभाषा है, इसे भी आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखिए। तो देखो, या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब इनको वियोजित किया जाता है, जलीय विलयन में इन्हें जब वियोजित किया जाता है अर्थात इन्हें मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और इसे क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब आप पूछोगे कि सर आपने क्लोराइड और हाइड्रोजन क्यों नहीं बोला, तो ये एक्स्ट्रा उत्पाद बनते हैं, हमें मेन उत्पाद ये चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaCl यानी नमक के जलीय विलयन को जब वियोजित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये आपसे छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। जो अम्ल होता है उसका जो जलीय विलयन है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है कि जल का सूत्र होता है H2O और आपको ये भी पता है कि अम्ल जो होता है, अम्ल किस कारण बनता है, अम्ल H प्लस आयन त्यागता है तो क्या बनता है, अम्ल, और क्षार OH माइनस। तो जो अम्ल है उसका जो H प्लस है वो इसके साथ क्रिया करके H3O प्लस बना लेता है जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाने के कारण ये जल में विद्युत का चालन करता है, कौन, अम्ल। अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन क्यों होता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन आयन क्रिया कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना लेता है, उसे क्या करते हैं, इस कारण ये क्या कर पाता है, विद्युत धारा का चालन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, 6वां क्वेश्चन, ये
अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, सबसे अभिक्रिया जितनी भी दे रखी है 4-5, उनमें से सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, उसमें धातु ऑक्साइड क्या होता है कि धातु ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो ये 60 प्लस जल का निर्माण कर लेता है इस ठीक है, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। फिर इसका हमें एक एग्जांपल लिखना होता है, तो धातु ऑक्साइड के अंदर हमें एक लिख देंगे NaO। ठीक है, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, प्लस अम्ल हम ले लेंगे जैसे HCl। अब हमें एक लवण बनाना है, तो लवण देखो Na प्लस Cl, तो NaCl बना लेगा, और एक जल बनाना है तो ये H और O मिलके H2O का निर्माण कर लेंगे, एक अतिरिक्त H यहां से आ जाएगा। ठीक है, NaCl। तो क्या होता है कि अम्ल धातु ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल के साथ करवाई जाती है तो लवण प्लस जल बनता है। ठीक है, ये हो गई आपकी जो धातु के साथ अम्ल की क्रिया है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 7वां। ये जो 7वां क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। अभी कोई जरूरी नहीं यही है, लेकिन इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आता है हर बार एक बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा इसलिए मैं इसे उठा रहा हूं। ठीक है, अब देखो कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो कोई धातु यौगिक है A। ठीक है, वो क्या कर रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब देखो यहाँ पे एक तनु शब्द है, तनु शब्द को हम थोड़ा बाद में समझेंगे क्या होता है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है यानी HCl, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न यौगिकों में से एक CaCl2 है, CaCl2 है। ठीक है, ये है, तो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा जो HCl है वो उसके साथ क्रिया करेगा। ठीक है, और बुदबुदाहट के साथ गैस उत्पन्न होती है, और यहाँ पे छोटा सा एक और है कि उससे मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, यहाँ पे मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, तो कोई A और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है और उनमें से एक प्रोडक्ट क्या है, CaCl2, और साथ में ये कह रहा है कि बुदबुदाहट गैस उत्पन्न होती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, अब आप अपने साइकोलॉजी माइंड से सोचो कि ऐसी कौन सी गैस होती है, जैसे हम ऑक्सीजन श्वास के साथ लेते हैं, क्या इससे आग बुझती है? नहीं, इससे सबसे ज्यादा आग लगती है। आग लगाने में सहायक होता है ऑक्सीजन। एक होती है CO2, ये CO2 जो होती है आग बुझाने में सहायक होती है। जो फायर की घाटी होती है उसमें पानी के साथ लिक्विड फॉर्म में CO2 घुली हुई होती है, तो एक यहाँ पे हमें मिल जाता है CO2। अब हमें एक ही जगह दिमाग लगाना है कि क्या आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Ca आ गया, अब इस एक की जगह कैल्शियम, इस एक की जगह मैं Ca मान लेता हूं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इधर एक कार्बन भी आना चाहिए, ऑक्सीजन भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CaCO3 एक प्रोडक्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी अभिक्रिया यदि हम HCl के साथ करवाते हैं तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2 का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है CaCl2। ठीक है, जब हम इस एक की जगह आ जाएगा CaCO3, इसकी जब अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं तो CaCl2 CO2 प्लस H2O का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हमें एक का पता लग गया, देखो ये भी पर्सन में था, ये भी पर्सन में था, ये भी था, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। बाकी H2 और CaCO3 इसमें एक्स्ट्रा लिखना था, करना कुछ नहीं। ये जो क्वेश्चन होता है लगभग 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा, 8वां। ठीक है, कि पीओपी को समझाइए, पीओपी क्या है। ठीक है, इसकी निर्माण विधि क्या है और इसके उपयोग क्या है। तो पीओपी की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.12H2O। अब इसका निर्माण कैसे होता है, जब जिप्सम को, ये होता है जिप्सम का सूत्र, फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ डेढ़ H2O अणु एक्स्ट्रा होते हैं। तो जब CaSO4.2H2O को, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 273 केल्विन ताप पर, ठीक है, सॉरी
373 केल्विन ताप पर जब इसे गर्म किया जाता है तो CaSO4 0.5 H2O का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, भवन निर्माण में, खिलौने बनाने में। भवन निर्माण में देखा होगा, जैसे जो लेंटर होता है उसके नीचे जो व्हाइट कलर लगा के डिजाइन बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने बनाने में, इस तरह के इसके उपयोग हो गए 3। तो ये थे आपके सेकंड जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब कल मिलेंगे फिर नए अगले चैप्टर के साथ जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आएंगे। और आप इस वीडियो को और पहले चैप्टर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।